नमस्कार साथियों, मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार विधानसभा के ऊपर। आज हम पहला वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि 6 और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा के लिए जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। साथ ही इसमें हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा में पहली बार बिहार राज्य में कब इलेक्शन हुआ, भारत की आजादी के बाद में बिहार विधानसभा की क्या रूपरेखा तैयार हुई, क्या रुख बदला, राजनीति में कौन कौन दिग्गज नेता शामिल हुए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि कौन ऐसा दिग्गज नेता हुआ जिसने 20 सालों तक, जी हां 20 सालों तक बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सिंहासन विराजमान रखी, अपना कब्जा, या कब्जा यूं कहना उचित नहीं रहेगा, या यूं कहें कि अपना वर्चस्व कायम रखा। तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में जुड़ी हमारे साथ और इसमें हम तमाम उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो बिहार चुनाव से संबंधित है। चलिए तो हम समझते हैं। सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा, देखिए ये तो बिहार विधानसभा की आप इमेज देख सकते हैं, ओके। उसके बाद में हम आगे समझते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हां, 2025 में 6 और 11 नवंबर को 2025 में बिहार में 2 फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं। किसके? बिहार विधानसभा चुनाव के 6 और 11 नवंबर को, जिसका परिणाम आएगा 14 नवंबर 2025 को। अब 14 नवंबर 2025 को आएगा, उससे पहले बिहार विधानसभा इलेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी और बिहार विधानसभा से संबंधित चुनावी मुद्दों को, महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में आपको समझ विकसित होगी और आप काफी अच्छे से चुनाव के बारे में, चुनावी मुद्दों के बारे में, चुनावी समस्याओं के बारे में गहराई से परिचर्चा कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन प्रमुख मुद्दों को समझते हैं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में, ओके, स्टेट ऑफ बिहार इज गोइंग टू होल्ड इलेक्शन फॉर इट्स 18th विधानसभा इलेक्शन। 18वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 17वीं विधानसभा का चुनाव जो है पहले ही हो चुका था और अब जो वर्तमान में 2025 में चुनाव हो रहा है, इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, कई सारे गठबंधन हैं और गठबंधनों के बीच में मुठभेड़ है और उसके बाद में देखती है बिहार की जनता, देखते हैं बिहार की जनता किसको अपना नया मुख्यमंत्री स्वीकार करती है और किसको, क्या नीतीश बाबू को इस बार बिहार विधानसभा से निकलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में क्या नीतीश बाबू फिर से कायम रहेंगे? 9वीं बार तो वो बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक है, 9वीं बार के अलावा क्या वो 10वीं बार भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वाकई में क्या रहेंगे? इस तमाम मुद्दों का जवाब देगी हमारी बिहार की जनता 14 नवंबर जब परिणाम घोषित होगा उस दिन। आगे हम बात करते हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें देखेंगे, उसके बाद में हम आगे थोड़ा सा इस मुद्दे को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लेजिस्लेचर ऑफ बिहार हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले बिहार में जो ये आया था, ये कंसेप्ट कैसे आया। तो पहले बिहार राज्य जो था वो बिहार राज्य अकेला राज्य नहीं था, बिहार और ओडिशा मिलकर के एक राज्य था। तो बिहार और ओडिशा नाम से, ओके, ओरिजिनल स्ट्रक्चर हम समझते हैं ब्रिटिश रूल में। सो द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा, जो पहली बार 12 दिसंबर 1911 को इनको क्रिएट किया गया। तो बिहार को हम बिहार राज्य की जो स्थिति समझते हैं चुनावी मुद्दों से संबंधित, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बिहार राज्य कैसे बना। तो 1911 में यह राज्य बना था, ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेजों का शासन भारत में काबिज था, तब उस दौरान की बात हो रही है। 22 मार्च को क्या होता है 1912 में, कुछ समय के बाद में बिहार एंड ओडिशा ने सेपरेट कर लिया। किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी से अपने आप को। बिहार और ओडिशा ने अपने आप को बंगाल प्रेसिडेंसी या उसके नियंत्रण में रहे होंगे और इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया, ओके। एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर्म्ड, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, क्योंकि भाई बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण से ये हो गए बाहर। अब जब ये नियंत्रण से बाहर हो गए तो इनको नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो अपना लागू करना पड़ेगा, अरेंजमेंट तो बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना खुद का अरेंजमेंट बनाया। आगे फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कंबाइंड बिहार एंड ओडिशा, यहां पे ध्यान रखना है, कंबाइंड बिहार एंड ओडिशा की जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वाज हेल्ड ऑन 20 जनवरी 1913 एट पटना। पटना में पहली बार 20 जनवरी 1913 को, 20 जनवरी 1913 को पटना में जो कंबाइंड जो सिटिंग थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो पहली बार आयोजित की गई थी पटना क्षेत्र में।
आगे हम बात करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम लागू किया जाता है और इसके बाद में बिहार बिकेम सेपरेट प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। उस दौरान प्रांत हम कहते थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एक नया राज्य बन गया। ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं हम। एंड अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर। बाइकेमरल का मतलब हुआ जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा, और उसके साथ में विधान परिषद का कंसेप्ट है। भारत के 6 से राज्य जहां पे विधानसभा के साथ विधान परिषद है, यानी कि वहां पे बाइकेमरल सिस्टम है, यानी कि 2 सदन द्विसदन जो संस्था है वो वहां पे है। तो हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली की बात कर रहे हैं, ये फंक्शनिंग है, अभी तक भी फंक्शनिंग। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 के बाद ऑनवर्ड्स पहली बार 1952 में इलेक्शन होता है, और पहली बार जब 1952 में इलेक्शन होता है तो बिहार के पास जो आज वर्तमान में 243 सीटें हैं, इससे कहीं ज्यादा लगभग 303 सीटों के आसपास सीटें थी। क्यों थी? क्योंकि बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ है साथियों, और सन 2000 में अलग हुआ है, तो उससे पहले बिहार के पास झारखंड था, और झारखंड था तो जो वर्तमान झारखंड में जो मौजूदा सीटें हैं विधानसभा की, वो सीटें भी बिहार राज्य में मौजूदा थी। तो हमें वो स्थिति समझने को मिलती है। आगे हम इसको समझते हैं, इस स्थिति को करेंट लेजिस्लेचर। देखिए करेंट लेजिस्लेचर की स्थिति क्या है। तो करेंट लेजिस्लेचर जो है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहार हैज अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर। बाइकेमरल का मतलब हो द्विसदन, 2 सदन की बात हो रही। 2 सदन। 2 सदन कौन कौन से हो गए? पहला तो हो गया विधानसभा, दूसरा हो गया विधान परिषद। पहला हो गया विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। ठीक है, आगे हम इसको समझते हैं। द असेंबली हैज 243 सीट्स। बिहार की विधानसभा में 243 सीटों के ऊपर वर्तमान में जो 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे, वो 243 सीटों पर चुनाव होंगे। अब 5 साल के लिए जो भी व्यक्ति चुना जाता है वो अधिकतम 5 ईयर्स तक उसकी टेन्योर रहती है। 5 सालों तक उसकी जो है समय अवधि रहती है कि वो 5 सालों तक मुख्यमंत्री पद पे या जो विधायक होगा वो बना रह सकता है। अब यहाँ पे सीटों का रिजर्वेशन भी है भाई। 38 सीटें जो है एससी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षित की गई है बिहार में। यानी जो टोटल 243 सीटें हैं, उन 243 सीटों में से 40 सीटें जो है रिजर्व की गई है। 38 किसके लिए? एससी के लिए, और 2 सीटें जो है वो एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है। आगे हम समझते हैं द काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी। सिंपल सी चीज है, जैसे भारत में राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन उसके 2/3 सदस्य जो हर 2 साल में वो रिटायर होते, वो एक अलग प्रक्रिया है। 6 साल की जो अवधि पूरी होने के बाद में ऐसा विधानसभा में होता है। तो विधान परिषद जो है विधान परिषद है, ये भी एक परमानेंट बॉडी है। बिहार की हो चाहे अन्य 6 राज्यों की बात हो, तो वहां पे भी जो है परमानेंट बॉडी के रूप में ये काम करती है। तो ये तो हमने थोड़ा सा देखा इसके करंट सिनारियो। उससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। अब हम की हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है सेशन ओके बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर ओल्ड फ्रेमवर्क वाज हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1937। 1937 में साथियों इलेक्शन होता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब लागू कर दिया जाता है, उस अधिनियम के माध्यम से चुनाव की जो घोषणा की जाती है कि चुनाव होंगे, और 1936-37 के दौर में चुनाव होते हैं 37 में, और 152 मेंबर्स जो है यहां से बिहार जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां से आते हैं। आगे आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन ऑफ झारखंड 2000 में जो है भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सन 2000 में आई थिंक 9 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से सेपरेट हो जाता है। कौन सा राज्य? झारखंड। बिहार से झारखंड का जन्म होता है सन 2000 में। इस दौरान 2 और अन्य राज्य, एक का नाम है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और एक और राज्य था जो उत्तराखंड से अलग हुआ था जिसका नाम है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था जिसका नाम है उत्तराखंड। तो ये 3 राज्य अलग हुए थे।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टेट रिओर्गेनाइजेशन की बात होगी, उसके बाद में द असेंबली बिल्डिंग पैटर्न ऑफ सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, जितने सेशन भारत के संसद में होते हैं यहाँ पे भी आमतौर पे वे सेशन, वे सत्र होते हैं, वे अधिवेशन होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं इलेक्शन हिस्ट्री ऑफ बिहार। देखिए बिहार की इलेक्शन हिस्ट्री में कई सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए, उन आमूलचूल परिवर्तनों को हम देखते हैं, उन आमूलचूल परिवर्तनों में क्या स्थितियां रही है और स्थितियों को हम भांपते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्शन अर्ली डेकेड्स में हुआ था भाई, 1937 का दौर हमने समझा। 1937 में लगभग 150 सीटों के आसपास जो यहाँ पे ये लोग चुन करके गए थे। फर्स्ट इलेक्शन टू बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1952 में पहली बार इलेक्शन होता है और 1952 में पहली बार इलेक्शन होता है अबाउट 303 सीटों के ऊपर, 330 सीट। ओके, और भी सीटें, मतलब 303 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है। 303 सीटों में कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास तौर पे इंटरनेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अधिकतर सीटें मिलती है क्योंकि उस दौरान वही वर्चस्व में है और वर्चस्व जिसका कायम रहेगा वो ज्यादा सीटों के ऊपर यानी कि बहुसंख्यक वही रहेगा। आगे बात करते हैं कि डोमिनेंट फोर्स इंटरनेशनल कांग्रेस की बात हो रही है अर्ली ईयर्स में, लेकिन बाद में जब कर्पूरी ठाकुर जो है जनता दल की तरफ से आते हैं और भी अन्य दल आते हैं, रीजनल पार्टी आती है, लालू जी फिर बाद में आते हैं और हमने देखा वर्तमान में नीतीश बाबू का रोल है। Provide major results in 1952 कांग्रेस ने 239 सीटें सिक्योर करी अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्णा सिन्हा, जो कि बिहार के स्वतंत्र भारत के बिहार में पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे श्री कृष्णा सिन्हा, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और सामान्य जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी कि भाई बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है स्वतंत्र भारत में, तो श्री कृष्णा सिन्हा करके हम उनको या कि श्री कृष्णा सिंह भी कहा जाता है। आगे हम समझते हैं इसमें इलेक्शन हिस्ट्री ऑफ की फेजेस। की फेजेस में हम उसको समझते हैं, क्या समझते हैं की फेजेस में कि कौन कौन से दौर हैं जिनमें इलेक्शन में आमूलचूल परिवर्तन हुए। ट्रांजिशन, ओके, ट्रांजिशनल पीरियड, इमरजेंसी 1977 में इंदिरा गांधी का दौर हमने देखा और इंदिरा गांधी जी ने उस दौरान लागू कर दी, इमरजेंसी ठोक दी, आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की स्थिति में इंदिरा जी की स्थिति हो गई थोड़ी बेकार। किस मामले में? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उनकी छवि थोड़ी हो गई खराब और जो कहीं राजनीतिक दल थे छोटे मोटे या जो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे धीरे धीरे उन राजनीतिक दलों ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। जैसे ही वो शक्ति को बढ़ाते हैं तो वो पार्टी फॉर्म करते हैं, पार्टी ऑलरेडी थी तो पार्टी और मजबूत हो जाती है और जनता उनके सपोर्ट में उनके समर्थन में आ जाती है। जब जनता समर्थन में आ जाती है तो क्या स्थिति बनती है साथियों? जब जनता समर्थन में आ जाती है तो इंदिरा गांधी की जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उनको हार झेलनी पड़ती है। बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर जो है वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 के इलेक्शन में पोस्ट इमरजेंसी हट गई और इलेक्शन होता है। मार्क्ड चेंज, द जनता पार्टी वन बिग, जनता पार्टी जो है वो जीतती है वन बिग विथ कर्पूरी ठाकुर। भाई कर्पूरी ठाकुर जो है पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, जनता पार्टी की तरफ से थे। बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से भी प्रसिद्ध है, मशहूर है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति है, इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 1980 के दौर में, 1980 के दशक में, 90s के दशक में इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड जो है पॉलिटिक्स, जैसे हम देखते हैं लालू प्रसाद यादव जी का रोल आया, उसके बाद में हम देखते हैं नीतीश कुमार जी का रोल आया। नीतीश कुमार जी जो है अपनी एक खास पर्टिकुलर कम्युनिटी ओबीसी सेक्शन को डील करते हैं। उसके बाद में लालू जी जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व क्या है? वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में कास्ट का प्रभाव तो पड़ेगा, आप उसको नकार नहीं सकते। आपको कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स करनी ही होती है क्योंकि आपको जनता कास्ट के बेस पे ही लगभग जानती है। आप या तो कास्ट के बेस पे, जाति के बेस पे आप जो है राजनीति करेंगे, जाति आपको समझ में नहीं आ रही तो आप धर्म के बेस पे, आपको धर्म नहीं आता, संस्कृति के बेस पे आप एचएम के बेस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बेस पे, आप जाति के बेस पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप उच्च जाति निम्न जाति दलितों के बेस पे आप राजनीति करेंगे। राजनीति में इन सब चीजों का, इन सब मुद्दों का अहम योगदान होता है और ये व्यक्ति को फिर इलेक्शन में जिता भी देती है। इसलिए राजनेता जो होते हैं, चतुर चालाक जो राजनेता होते हैं, वो इन चतुराइयों का, इन चालाकियों का, इन तमाम इश्यूज का
इन तमाम मुद्दों का या इन तमाम समर्थनों का प्रयोग जरूर करते हैं। तो आगे हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं आर्टिकल ओके, अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन बिहार गिव्स यू डिटेल्ड पिक्चर। मतलब हम इनके ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो ये हमें सिखाती है, इनके ऊपर हम जब आर्टिकल से इतिहास के ऊपर, इतिहास जो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बिहार के चुनावी फेज में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, बदलावों में आमूलचूल परिवर्तनों में, तो हम समझते हैं कि हाँ बिहार के इलेक्शंस में कैसे कैसे नेता किस किस समय पे कौन कौन से राजनेता जो है उभर करके आए और उन्होंने कौन सी जातियों या किस बेस पे या कौन से मुद्दों के बेस पे अपना वर्चस्व कायम रखा। नीतीश जी हो गए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, या अन्य जो प्रमुख नेता जैसे वर्तमान में तेजस्वी यादव जी है, हम जन स्वराज पार्टी से आज एक और नेता को देखते हैं, वो भी हो गए। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। रिसेंट इलेक्शन देखिए 2020 का जो सिनारियो है उसको हम समझते हैं। 2020 के परिदृश्य में क्या स्थिति रही। 2020 में इलेक्शन होता है, 2020 में इलेक्शन जो है उसमें नीतीश कुमार जी जीतते हैं और नीतीश कुमार जी 2020 के इलेक्शन के बाद जो है बिहार के 9th नंबर के सीएम बनते हैं। यह है व्यक्ति यानी कि नीतीश कुमार जी 2000 के दौर में लगभग 7 या 8 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। उसके बाद में अब तक फिर ये 9th टर्म जो है 2025 में पूरी करेंगे अपनी, और ये लगभग 20 सालों तक 20 इयर्स तक मुख्यमंत्री की गद्दी, मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान रह चुके हैं। चलिए 17th असेंबली का इलेक्शन हुआ। अभी जो वर्तमान में 6 और 11 नवंबर को होगा वो होगा 18वीं विधानसभा का इलेक्शन। सो देयर आर 243 सीट्स, हम सभी को पता है 243 सीटें हैं, 243 सीटों के ऊपर चुनाव होगा। और निर्वाचन में रिजल्ट एनडीए, अच्छा ये तो हुआ था 2017 की बात करें, 2020 की बात करें 17वीं विधानसभा का। इसमें एनडीए, बीजेपी, जेडीयू जो है ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है, बीजेपी हम सबको पता ही है बीजेपी के बारे में। उसके बाद में गॉट मेजोरिटी ओके 125 सीट्स मिली। देखिए 243 सीटें हैं और 243 सीटें हैं और इनकी मेजोरिटी आपको चाहिए 122 और यहाँ पे इनको मिल गई 125, तो मेजोरिटी बन गई। लगभग 3 जो है सीटें ज्यादा है और जो है इस मुद्दों पे वहां की जो है मतलब जो है सरकार बन गई। द नेक्स्ट इलेक्शन 2025 में जो भी हम इलेक्शन करवा रहे हैं, हम तो नहीं करवा रहे भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इलेक्शन के बारे में, जो भी समझ विकसित हो उसके बारे में वो करवाएगा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाएगा। तो अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के चुनाव से पहले। चलिए की थीम्स एंड ट्रेंड्स, क्या चीजें हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ट्रेंड्स तो यही चल रहा है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है। रेवड़ियां माने क्या, इसको आप प्रसाद के तौर पे खाते हैं। रेवड़ियां माने आपको लालच दिया जा रहा है, आपको लाडली लक्ष्मी या जो अन्य बहनों की योजना है उनके नाम पे, या आपको, और जैसे कि तेजस्वी यादव जी अभी उन्होंने जब महागठबंधन बना उस दौरान उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करा, उसमें कहते हैं कि हर घर में एक फैमिली में जॉब दी जाएगी। अब सरकारी जॉब की बात कर दी हुई वादा। अगर बिहार की जनसंख्या होगी 12 करोड़ 10 करोड़, कैसे आप 10 करोड़, भाई भारत सरकार वादे कर रही है 2 करोड़ जॉब का, वही भारत सरकार ही पूरे नहीं कर पा रही जॉब, और बिहार के तेजस्वी जी आपको पूरी जॉब देंगे। तो चुनावी घोषणा पत्र तो ऐसे हैं कि वादे तो करती है सरकार लेकिन पूरे कोई नहीं करती। सबको पता है, बिहार की जनता को भी पता है कि वादे तो सरकार कर रही है, और वादे ऐसे ऐसे करती है कि भाई वो चुनाव के दौरान आपके घरों का झाड़ू भी लगा देते हैं, आपके मोहल्लों की नालियां गटरों को भी साफ कर देते हैं। ये चुनावी मुद्दों में ऐसे वादे भी कर दिए जाते हैं। आपको मनाया जाता है, आपको लोभ लालच साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की नीतियां, कूटनीतियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंततः होता क्या है, आप जनता को चुन देते हैं और आप राजनीतिक दलों के इन प्रमुखों को चुन देते हैं, आप विधायकों सांसदों को चुन देते हैं और बाद में ये चुने हुए व्यक्ति आपको लगाते हैं चुना। तो आगे हम समझते हैं इस स्थिति को कि कैसे आपको जो प्रमुख नेतागण जो है चुना लगाते हैं। द रोल ऑफ कास्ट थीम्स, हम कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं बिहार की राजनीति में। सोशल कॉलिशंस, बैकवर्ड कास्ट्स की बात करते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट क्लासेस, ईबीसी, दलित, माइनॉरिटी, तमाम तरह के जो वर्ग हैं वो बिहार की जनसंख्या में हमें देखने को मिलते हैं। एससीज, एसटीज, ओबीसीज,
और उसके बाद अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण्स हो गए, अन्य जो है उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, तथाकथित तौर पे ये सब हमें देखने को बिहार के इलेक्शन में मिलेंगे और इनसे संबंधित नेतागण भी हमें बिहार के इलेक्शंस में देखने को जरूर मिलेंगे। आगे हम समझते हैं द शिफ्ट फ्रॉम अपर कास्ट डोमिनेंस टू सोशल जस्टिस इरा। देखिए सोशल जस्टिस इरा की डिमांड, लालू यादव जी का नाम हमने सुना है, लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुना है, नीतीश कुमार जी का हमने नाम सुना। ये ऐसे नेता रहे, ऐसे राजनेता रहे, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं। रबड़ी देवी का नाम हमने, बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम भी सुना है, जो लालू प्रसाद जी की ही पार्टी से चुनी गई थी, उन्हीं की ही दल की एक राजनेत्री रही है। आगे हम समझते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, और अभी जैसे जन स्वराज पार्टी प्रमुख रूप से मौजूद, ऐसे कई पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज जो उभर करके आई और उन्होंने बिहार की राजनीति को कास्टिसाइज कर दिया, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। किसको? कास्ट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, कास्ट का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, या पॉलिटिक्स का कास्ट में वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, दोनों को रिवर्सली हम समझ सकते हैं। Alliances matter state elections influenced by national trends, coalition politics हमें देखने को मिलती है, जैसे कि बीजेपी में जेडी, जनता दल यूनाइटेड जो है वो भी बना और एनडीए गठबंधन बना। उसके बाद में महागठबंधन था, महागठबंधन जो है अन्य पार्टी से मिलकर के बना है, जैसे कि आरजेडी हो गया, और वर्तमान में हम देखते हैं कि इन सबसे मिलकर के इंडिया गठबंधन बना, इंडिया ब्लॉक। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को, गठबंधन का रोल हमें मिलता है। इलेक्शंस मैकेनिक्स, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इलेक्शन है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का इलेक्शन का मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को चुनेंगे और उस व्यक्ति को चुनने के बाद में क्या है, आपने जिस व्यक्ति को, मतलब आपकी पहली प्रेफरेंस क्या, आपने उसको प्रेफरेंस दी और उसको आपने वोट दिया। ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट का बहुत आसान सा मतलब है कि पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस क्या है आपकी, आपने किस व्यक्ति को चुना, सिंपल। आगे हम समझते हैं की पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिगर्स। देखिए प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में तो हम दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं। एक हम देखते हैं जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी से संबंधित है, एक आरजेडी है। आरजेडी जो है ये लालू प्रसाद यादव ने इसकी स्थापना करी थी 1905 के आसपास, उसके बाद में, और उसके बाद में अभी आज हम जैसे जन स्वराज पार्टी जेएसपी की बात करते हैं। उसके बाद में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल है, उसके बाद में बीजेपी का रोल है। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टी से ये गठबंधन बनाएगी, क्योंकि इनमें तो इतना दम है नहीं कि वहां की लोकल सीटों को ये जीत सके, तो इनको क्या करना पड़ेगा, गठबंधन बनाना पड़ेगा। किनके साथ में? या तो आरजेडी के साथ में या जेडीयू के साथ में, जेएसपी के साथ में। अब क्या स्थिति बनती है, अभी अभी नई पार्टी बनी है, और जन स्वराज पार्टी में क्या स्थिति बनेगी, वो आगे बिहार का इलेक्शन, बिहार की जनता इस बात को है निर्णित करेगी, बिहार की जनता इस बात के ऊपर बल देगी, आगे वही बताएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिहार की जनता ही इन नेताओं का, इन नेतागणों का, इन राजनेताओं का भविष्य, इन राजनेताओं के भविष्य के जो है पूरी नींव तैयार करेगी। आगे हम इसको समझेंगे। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हो गई, जनता दल हो गया, ओके, उसके बाद में राष्ट्रीय जनता दल और आरजेडी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हम करते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और कहीं जैसे मैंने बताया जन स्वराज पार्टी वर्तमान में जो है ये बहुत ज्यादा उभर करके वहां पे आ रही है। इसके एक प्रमुख नेता है। चलिए की फिगर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वहां के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब भारत को आजादी मिली 1952 में जब इलेक्शन हुआ था, तो 1952 के इलेक्शन के बाद में पहले जो मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्णा सिन्हा बने थे। उसके बाद में लालू प्रसाद यादव फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ द आरजेडी, सिंबल ऑफ बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स। बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स को लीड करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले जो नेता है वो है लालू प्रसाद यादव। अभी वर्तमान में जो है आरजेडी के जो प्रमुख है वो है तेजस्वी यादव, इन्हीं के बेटे हैं, इन्हीं के सुपुत्र है, बड़े पुत्र हैं। उसके बाद में नीतीश कुमार जो है भाई ये जनता दल जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के नेता है, उसके फाउंडर भी है। ओके, एज ऑफ 35 ये इलेक्शन में मतलब अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि 2025 में इनकी टर्म खत्म होगी। आदर्श कर्पूरी ठाकुर का नाम हम सुनते हैं, जो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे
सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, लेकिन ये जनता दल से आए, हमें ये समझना। पहली बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं, जगन्नाथ मिश्रा और अन्य सीएम भी हमारे, जैसे रबड़ी देवी जो थी वो पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री, रबड़ी देवी पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद में ऐसे कई नेता आए। और अब देखते हैं 2025 के इलेक्शन यानी 14 नवंबर के बाद में जब बिहार का इलेक्शन उसका परिणाम घोषित होगा तो बिहार की जनता ने किसका भविष्य तैयार करा है, यानी कि वर्तमान की गर्भ में किस मुख्यमंत्री का भविष्य पल रहा है, उसके बारे में हमें 14 नवंबर के बाद पता चलेगा। आगे हम प्रमुख नेताओं के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। इलेक्शन से संबंधित क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान समझना बेहद जरूरी है। जैसे आर्टिकल 17 बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें होगी, कौन कौन से लोग होंगे, इन चीजों के बारे में अनुच्छेद 170 बताता है। ओके, स्टेट्स डिड द विधानसभा ऑफ ईच स्टेट शेल कंसिस्ट बिटवीन 60 एंड 500, 60 से लेके 500 सीटें के बीच में हो सकती है। किसमें? विधानसभा में 60 हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है, न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500 सीटें। अब स्टेट्स मेंबर्स, ओके, अनलेस पार्लियामेंट ऑल्टर्स, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो बदल सकती है चाहे तो संशोधन करके। ओके, इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शन होता है विधानसभा का, जनता जो है अपने प्रतिनिधि को यानी कि विधायकों को सीधा चुनती है और बाद में यही लोग जो है सरकार बनाते, जिनकी मेजोरिटी पार्टी होती नहीं होती है तो फिर गठबंधन की सरकार बनाते, कोलिशन की गवर्नमेंट बनाते हैं। आर्टिकल 168 क्या बताता है? लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नर एंड द लेजिस्लेचर असेंबली हो गई, काउंसिल हो गई फॉर बाइकैमरल स्टेट। तो आर्टिकल 168 बताता है कि एक तो गवर्नर होगा, गवर्नर के साथ में लेजिस्लेचर होगी, लेजिस्लेचर या तो यूनिकैमरल हो सकती है, यूनिकैमरल एक सदनी संस्था हो सकती है जैसे कि विधानसभा, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में है और अन्य राज्यों में, या दोनों सदन की सरकार हो सकती है, जैसे मतलब दोनों सदन हो सकते हैं जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद 6 राज्यों में, जैसे बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए। आर्टिकल 169 क्या बताता है? एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, या तो राज्यों में एबोलिशन किया जा सकता है, उसकी समाप्ति की जा सकती है, उसको बनाया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। विधान परिषद को बनाने के या खत्म करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 बताता है। और ये शक्ति किसको दी गई है? पार्लियामेंट को, भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्य में, किसी भी राज्य में उसकी जो संस्कृति के आधार पे, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे अगर वो चाहे, वो डिमांड करे तो क्या बना सकती है और क्या समाप्त की जा सकती है। वर्तमान में मौजूदा है तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है और चाहे तो वहां पे जो भी मापदंड, जो भी क्राइटेरिया अगर पूरे होते हैं तो उन क्राइटेरिया, उन मापदंडों के बेस पे सरकार वहां पे विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, क्रिएशन कर सकती है। आर्टिकल 170 से 172 डील विद द कंपोजिशन ड्यूरेशन, ये चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे हम समझते हैं बिहार के इलेक्शन प्रोसेस एंड रिजर्वेशन के बारे में। इलेक्शन प्रोसेस की बात क्या है कि भाई कैसे इलेक्शन होता है, तो सिंपल सी चीजें, इलेक्शन जो है वो 2 फेज में हो रहा है। इलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? तो डायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट इलेक्शन माने जनता जो है सीधे वोट करेगी, किसके लिए? वहां अपने विधायकों के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए। विधायकों को सीधे जनता चुनती है। वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है, यानी कि आप अनुच्छेद 326, 25 और खासतौर पे जब 326 पढ़ते तो 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ कि एनी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है वो मतलब एग्जाम में वोट नहीं करेगा, वो विधानसभा में वोट कर सकता है। एग्जाम में वोट करवा रहे हो क्या? वो एग्जाम में वोट नहीं करेगा, वो विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकता है, वहां के विधायकों को चुन सकता है और सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका, अपने मत का उपयोग कर सकता है। आगे ओके, सो सीट्स रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एज पर डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परिसीमन आयोग होता है। रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एग्जाम्पल आर्टिकल 332 रिजर्वेशन की बात करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जैसे कि हमने देखा कि 38 सीटें जो है बिहार की राजनीति में मिलती है किसको? एससीस को, और एसटीस को कितनी मिलती है? 2 सीटें। यहाँ पे 40 सीटें रिजर्व है, 243 सीट्स में से।
डिलिमिटेशन रीएडजस्टमेंट करता है, हर एक जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसका सेंसस के बाद में, जनगणना के बाद में 170 और उसका जो सब पार्ट 3 उसमें इसका उल्लेख है। आगे बात करते हैं सीट्स स्ट्रेन एज ऑफ बिहार 243 सीट्स हैं हमारे पास में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में, पहले 300 के लगभग सीटें थी। सेशंस होते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, जनरल, ये प्रैक्टिस के लिए हम इसको समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बिहार के प्रमुख मुद्दों के ऊपर। बिहार के इश्यूज क्या है, जब इलेक्शन हो रहा है तो बिहार के प्रमुख मुद्दों को नहीं समझेंगे तो फिर बिहार का इलेक्शन अधूरा रह जाएगा। अगर बिहार का इलेक्शन हो रहा है और आपने बिहार के इलेक्शन के प्रमुख मुद्दों को नहीं समझा तो बिहार का इलेक्शन अधूरा रह जाएगा। देखिए, पूरे भारत की समस्या और बिहार की समस्या में अंतर तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई महाराष्ट्र की समस्या में अंतर है, महाराष्ट्र में, और गुजरात की समस्या में अंतर है, बिहार की समस्या में अंतर। बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी समस्या, जॉब को लेकर के समस्या, माइग्रेशन की बड़ी समस्या हो रही है। वहां के लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों के लोग यानी वहां के जो नेतागण हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ से आ जाते हैं, बिहारी तो उठ करके आ जाते हैं। अरे बिहारी भी तो तुम्हारे राज्य के, तुम्हारे देश के। तो इसको समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या, पूरे भारत की समस्या। सरकार इसके ऊपर चुप्पी साध करके बैठी, कई राज्यों में भर्ती आती है, बहुत लेट होती है, तो ये तो मामला जचता नहीं है बिल्कुल भी। तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, इसके पीछे कारण अनएजुकेशन भी है। लेकिन एजुकेटेड लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? भर्तियां नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, आ रही है तो उनको भैया रैलियां करनी पड़ रही है, भर्तियों के लिए विरोध करना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद में तो सरकार आपको जो है वोट प्रोवाइड कराती है, और आपने आपने एग्जाम दे भी दिया, आपने एग्जाम दे दिया, आपकी परीक्षा का रिजल्ट परिणाम घोषित होने में ही फिर आपका परिणाम घोषित हो गया, उसमें 2 साल तो उसमें लगे, उसके बाद में परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद में क्या होगा? आप फिर ज्वाइनिंग लेटर के लिए वेट करो, ज्वाइनिंग लेटर में आपको 1-2 साल हो जाए, मतलब आप 2015 में तैयारी शुरू करो, 2025 में जॉब पाओ, 10 साल तक आप सिर्फ जॉब ही जॉब करो। ये है हमारे देश की सरकार की स्थिति। तो बिहार में भी यही समस्या है। बिहार कोई अलग से राज्य थोड़ी ना आ गया भाई, बिहार की समस्या तो और थोड़ी बेकार स्थिति में। बिहार की सरकार को भी इसके ऊपर विचार करना, बिहार की जनता को भी इसके ऊपर सोचना है। माइग्रेशन समस्या हर राज्य की रहती है, कुछ राज्य में ज्यादा होती है। जिस राज्य में जॉब नहीं रहेगी ना साथियों, जिस राज्य में जॉब रोजगार नहीं रहेगा, वहां के लोग कहीं काम करने जाएंगे। जैसे गुजरात में वहां काम करने निकलेंगे, अब गुजराती जो है उनकी कंप्लेन आएगी कि भाई बिहारी लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तमाम तरह की समस्याएं फैला देते हैं ये वो। अब इसके ऊपर क्या कहा जाए? तो बिहार की अलग समस्या है। आगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी समस्या है। बेसिक एजुकेशन वहां पे नहीं मिल पा रही, यूनिवर्सिटीज नहीं है ठीक से, वहां पे हॉस्पिटल्स ठीक से नहीं है। क्या करे सरकार का? आगे हम बात करते हैं फ्लड्स, डिजास्टर। फ्लड एक समस्या। देखिए, फ्लड्स के पीछे एक बड़ा कारण तो यह है कि नदियां वहां का एक बड़ा कारण है। तो बिहार की रिवर का नाम है कोसी रिवर। तो कोसी रिवर जो है, कोसी नदी की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, और इसकी वजह से ये प्रमुख नदी और भी अन्य नदियों का वहां पे प्रकोप जो है देखने को मिलता ही है। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है क्राइसिस को लेकर के। उसके बाद में करप्शन एक बड़ी समस्या है, पूरे भारत की समस्या। और हाल ही में हमने देखा कि कैसे नेपाल में करप्शन को लेकर के वहां की सरकार को जो है पद से इस्तीफा, सरकारी जो अफसर थे, सरकारी यानी प्रमुख पदों पे वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की तो नहीं, उनको अपने पदों से, होम मिनिस्टर को, सबको हटना पड़ा था। क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो वहां के जेएनयू ने प्रोटेस्ट खास तौर पे करा, और बाकी लोगों ने भी। एडुकेशन के ऊपर हम चर्चा कर चुके। हेल्थ बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे, हेल्थ को लेकर के। उसके बाद में फिस्कल प्रेशर, फ्रीबीज रेवड़ियों की हम बात कर रहे थे अभी कि आपको मुफ्त में कुछ चीजें उपलब्ध करा दी जाती है, तो आप सरकार का विरोध करने से बचते। सरकार करती क्या है भाई? सरकार आपका विरोध ना हो, आपकी तरफ से विरोध ना हो, आप सरकार की गलत पॉलिसियों का विरोध ना करें, इसके लिए सरकार आपको मुफ्त में कुछ चीजें उपलब्ध करा देती है, और आप मुफ्त की चीजों को रख लेते हैं, और उसके बाद में आप हो जाते हैं क्या? सरकार के पक्षधर। तो सरकार के पक्षधर बनिए, लेकिन सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार की अच्छी पॉलिसीज का आप समर्थन करें, सरकार की बुरी पॉलिसियों का आप बुलंद आवाज में बिल्कुल विरोध करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं कास्ट एंड आइडेंटिटी की। एक समस्या है इसे, भाई कास्टिज्म इससे बढ़ता है। अब कास्ट बोले, कबीरदास जी कहते हैं कि जाति है कि जाति ही नहीं, हर चुनाव में आ जाती है, जाति है कि जाति ही नहीं, आते हैं चुनाव वापिस आ जाती है, जाति है कि
जाती ही नहीं। जाती ऐसी चीज है तो जाती ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं वोटर डिसएंचांटमेंट। ये भी प्रोसेस है कि वोटर्स को जैसे भाई उनको शराब पिला दी, 2 क्वार्टर्स पिला दिए उनको, और 2 क्वार्टर्स के चक्कर में उन्होंने अपना वोट दे दिया, बेच दिया। तो ये तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं बिहार के इलेक्शंस में। और बिहार के इलेक्शंस के ऊपर हम आने वाले समय में, और जब परिणाम आएगा, चुनाव होगा 6 और 11 नवंबर को, उस बीच में एक वीडियो लेक्चर और उसके ऊपर जो अहम मुद्दे उनके ऊपर, या जो मैनिफेस्टो हुए, वर्तमान की जो करंट एग्जैक्ट समस्या, उनके ऊपर भी और चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हमने इतना देखा बिहार के इवोल्यूशंस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का कैसे इवोल्यूशन हुआ, बिहार राज्य कैसे बना था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने देखी थी। पहला आम चुनाव हुआ था विधानसभा का 1952, उस दौरान का देखा कैसे राजनीतिक उथल पुथल हुई, राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए, इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी। साथ ही साथ हमने प्रमुख नेताओं, राजनेताओं को देखा, प्रमुख मुख्यमंत्रियों को देखा, प्रमुख पार्टीज को देखा, प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा करी। इस चर्चा का विषय था कि हम जनता को बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ी सी सीख दे सके, बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैला सके। साथियों, बिहार की जनता से प्रमुख रूप से निवेदन है कि 6 और 11 तारीख को जब इलेक्शन होगा, तो जो भी 18 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति है और 18 साल की जिनकी पूरी हो चुकी, यानी कि जो मत देने के अधिकारी है, वो बिहार विधानसभा में जरूर वोट करें। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने मत का जरूर प्रयोग करें। कौन सी पार्टी, कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख नेता को या नेता को आप वोट डालेंगे, वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत चुनाव है, लेकिन आप जरूर विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को, जहां भी आपकी जो राजनीतिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनमें जरूर वोट करने जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम आगे मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को चुनाव में मत डालने जरूर जाइए। धन्यवाद।